अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज। मजाल है घर में उसके सामने कोई बोलता हो। घर वालों ने तो नाम रखा था मारिया, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब उसे हिटलर कहते थे। राशिद घर आया, मारिया दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ जनाब, किधर मुंह उठाए हुए? राशिद आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोला, घर आ रहा हूं। और कहां? मारिया हाथ में जूता पकड़े। मेरा फेस वॉश लेकर आए हो? राशिद मुस्कुराया। मैंने नहीं जाना तुम्हारा सामान लेने, शर्म आती है मुझे। मारिया झट से बोली, शर्म और तुमको? मेरा मुंह ना खुलवाना अब। वो तुम्हारी महबूबा है ना, दुकान वालों की आफिया सब जानती हूं। राशिद आहिस्ता से बोला, क्या है तुमको? जाता हूं अभी, लाकर देता हूं फेस वॉश। शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। मारिया गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। राशिद मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा रहा हूं बाजार। राशिद ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। मुंह में बोला, सच्ची कहते हैं इसको हिटलर जालिम। राशिद और मारिया दोनों कजिन थे, एक ही घर में रहते थे। जॉइंट फैमिली थी। मारिया राशिद के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए मारिया, उसका भाई और माँ राशिद लोगों के पास ही रहते थे। मारिया ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि राशिद एमफिल कर रहा था। मारिया प्यारी सी थी। राशिद घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ता से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। राशिद गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो मैं डरता हूं उससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। राशिद की मां डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। मां पकोड़े बना रही थी। आज मारिया की फरमाइश पर कड़ी पकोड़े बन रहे थे। राशिद ने एक पकोड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि मारिया दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। राशिद देखकर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुराकर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, उसको मार रही। राशिद हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? राशिद पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा कभी उधर। राशिद को धक्का दिया, परा हट जा, सामने ना आ मेरे। इसकी खैर नहीं, मेरा नॉवल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मिसाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियां को लगा और वो वहीं ढेर हो गए। चूहा मार कर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तू सबको बताना, मारिया के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। राशिद मारिया की तरफ देख रहा था। बात कुछ यूं थी, राशिद चूहे से डरता बहुत था। राशिद ने आहिस्ता से पांव से जूता उतार लिया। मारिया ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, राशिद के पीछे भागने लगी। राशिद कसमें देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। मारिया रुक गई। अच्छा नहीं फेंकूंगी, मेरे साथ पहले एक वादा कर। राशिद बिना कुछ सुने बोला, वादा करता हूं, पक्का पक्का वादा करता हूं। मारिया मुंह बनाकर बोली, सुन तो ले। राशिद जान छुड़ाते हुए बोला, सब मंजूर है, जो कहोगी। मारिया मुस्कुराकर बोली, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे और अब्बू को राजी करोगे, हमको आइसक्रीम खाने जाना है। राशिद घबराकर बोला, हाँ मैं अब्बू को राजी कर लूंगा, अब चूहा फेंक देना। मारिया ने चूहा बाहर फेंका। डरपोक कहीं का, अब अब्बू आने वाले हैं, मैं खाना नहीं खा रही, समझे? राशिद सांस लेते हुए बोला, मारिया एक बात कहूं? मारिया प्यार से बोली, हाँ बोलो। मेरा दिल कर रहा है मैं ना ईद पे तुमको पार्क घुमाने ले जाऊं। मारिया राशिद की जानिब देखने लगी। खैर है ना, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको। राशिद हिचकिचा कर बोला, वो बात ऐसे है,
आज तो अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट कड़ी पकोड़ा बनाई है, आज रहने दो ना आइसक्रीम खाने को, ईद पे ले जाऊंगा ना पार्क घुमाने के लिए। मारिया ने गिरेबान से पकड़ा। राशिद, दांत तुड़वाने हैं मुझसे क्या? अब्बू आते हैं तो हम जा रहे हैं, समझे? राशिद चुप हो गया। चाची के पास गया। चाची, हिटलर को समझा लो। चाची मुस्कुराकर बोली, अब क्या हो गया है? वो जबरदस्ती सारे काम करवाती है, उसको बोलो मेरी इज्जत किया करे, मैं उससे बड़ा हूं। इतने में मारिया भी आ गई। वाह वाह, कितने बड़े हो मुझसे? राशिद बोला, वो मायने नहीं रखता कितना बड़ा हूं, बस इतना देखो कि बड़ा हूं तुमसे। मारिया पास आई। बताओ ना कितने बड़े हो मुझसे? राशिद डरते हुए बोला, देख मारिया, मुझे इज्जत से बुलाया करो, मैं तुमसे पूरा 2 घंटे 40 मिनट बड़ा हूं, इसलिए तुम पे फर्ज है मुझे इज्जत देना। मारिया माँ की तरफ देखकर बोली, ओए बंदर, जा अब्बू आ गए, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने चलते हैं। माँ मारिया को डांटने लगी। मारिया, बाहर मौसम खराब है, बारिश होने वाली है और तुमको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। मारिया की जिद के सामने भला कौन बोल सकता था। राशिद की माँ भी आ गई। राशिद, जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। मारिया बहुत लाडली भी थी। अब्बू से काफी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आना। राशिद ने बाइक स्टार्ट की। चल आ जा अब। मारिया बाइक पे बैठी। चलो। राशिद तंज करते हुए बोला, क्या मतलब चलो? जंग लड़ने जा रहे हैं, लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, कोई लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर जाओ, ये क्या डाकू रानी की तरह? चलो। मारिया गुस्से से बोली। चल चल, तू आया बड़ा मेकअप कराने वाला, मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना, अल्लाह ने जैसा बनाया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। मारिया का दिल चाह रहा था पिज्जा खाने को। राशिद, चलो ना पिज्जा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। राशिद गुस्से से बोला, आइसक्रीम खानी है तो बताओ, वरना मैं घर जा रहा हूं। मारिया के सामने हारना ही पड़ता था, जानता था जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज्जा ऑर्डर किया, वहीं रेस्टोरेंट बैठ गए। बारिश बरसने लगी। बहुत प्यारा मौसम था। रेस्टोरेंट के बाहर मंजर बहुत दिलफरेब था। बारिश बहुत तेज थी। मारिया बारिश एंजॉय करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। राशिद से कहने लगी, जब तक पिज्जा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी हूं। इतने में एक मनचला लड़का मारिया की जानिब देखकर इशारा करने लगा। मारिया ने इग्नोर कर दिया। वो लड़का बार बार मारिया को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। मारिया बर्दाश्त करती रही। वो लड़का पास आया, मारिया के हाथ में एक कागज थमा दिया। ये लो मेरा फोन नंबर। मारिया का दिमाग घूम गया। उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है, शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के, बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहां से। मारिया ने गिरेबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मार ना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। राशिद ने देखा बाहर क्या हुआ है, वो भी आया। मारिया सबको मुखातिब करके बोली, ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने, इसकी इतनी हिम्मत। उस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। लड़का आहिस्ता से बोला, बाजी माफ कर दो, गलती हो गई। मारिया गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। राशिद आगे बढ़ा। मारिया छोड़ो उसे, वो माफी मांग रहा है। मुश्किल से उस लड़के को छुड़ाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया वहां से। सबने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। राशिद मुंह में बोला, ये लड़की नहीं, हिटलर है, हिटलर। मारिया बाल में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज्जा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, बाजी रेडी है, आप आ जाएं। मारिया सामने बैठी हुई थी। राशिद आहिस्ता से बोला, मारिया, हर जगह पंगा जरूर करना होता है तुमने। वो बेचारा माफी भी मांग रहा था।
मारिया ने राशिद की जानिब देखा। चुप करके पिज्जा खा, तो मर्द ऐसे नहीं सुधरते। पिज्जा खत्म हुआ। मारिया बोली, जा बिल करवा करा। राशिद ने पॉकेट में हाथ डाला। ओ यार, पर्स घर भूल आया हूं। मारिया मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। राशिद ने हाथ पकड़ा। आज दे दो ना, कसम से घर जाकर पैसे दे दूंगा, वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करेंगे। राशिद मिन्नतें करने लगा। मारिया डांट कर बोली, क्या गरीब कजन दिया है अल्लाह ने मुझे। लोगों के कजन तो शहजादे होते हैं और मेरा जब देखो भिखारी की शक्ल बनाई होती है। वो घर जाने लगे। बारिश बरस रही थी। दोनों भीग गए थे। मारिया के भीगे बाल आज ना जाने क्यों कैसे राशिद का दिल मारिया के लिए धड़क रहा था। मारिया के गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद मारिया की जानिब देखकर बोला, मारिया एक बात कहूं। मारिया ने हाँ में सर हिलाया। राशिद खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया। कुछ नहीं, घर चले गए। मारिया अपने कमरे में गई, चेंज किया। राशिद शुक्र अदा कर रहा था। आज मारिया थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा। मारिया की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने तो सोचा था मारिया और राशिद की शादी करवा देंगे, लेकिन राशिद ने इनकार कर दिया। मारिया भी सामने खड़ी थी। राशिद मुस्कुराकर बोला, मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात कर रहे हैं? इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहां से। मैं तो शुक्र अदा करूं। राशिद तो मजाक में कह रहा था, लेकिन मारिया उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही मारिया परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झगड़ते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। राशिद ने तो साफ इनकार कर दिया। राशिद गार्डन में बैठे चाय पी रहा था। मारिया पास आई। राशिद की तरफ देखकर बोली, ओए पागल, बात सुनना मेरी। राशिद फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो। मारिया प्यार से बोली, मेरी तरफ देखो ना। राशिद ने नजर उठाकर देखा। मारिया ने आज मेकअप किया हुआ था। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। मारिया, ये तुम ही हो ना? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार कर दिया? राशिद खामोश हो गया। मारिया पास बैठकर बोली, अच्छा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। बहुत जल्द चली जाऊंगी। पागल, खुश रहना। छोड़ जाऊंगी जान तुम्हारी। ये कहते हुए मारिया की आंखें ना जाने क्यों नम हो गई थी। राशिद ने पूछना चाहा, मारिया क्या हुआ? मारिया चली गई। कुछ दिन गुजरे। एक रिश्ता देखा। लड़का किसी महकमे में ऑफिसर था। बात पक्की हो गई। लड़के वाले देखने आए। लड़का भी साथ आया था। मारिया चाय लेकर आई। लड़के ने कहा, मैं मारिया से अकेले में बात करना चाहता हूं। मारिया आंखें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का इरफान आहिस्ता से बोला, देखें, बात सीधी है। आपको हमारा पूरा घर संभालना होगा। खाना बनाना, साफ सफाई और मेरे माँ बाप की इज्जत करना। मारिया ने हाँ में सर हिलाया। लड़के वालों ने काफी जहेज की मांग की थी। खैर, बात पक्की हो गई। सब बहुत खुश थे, सिवाय मारिया के। मारिया अब खामोश सी हो गई थी। राशिद हाथ में डंडा लिए मारिया के पास आया। मारिया, मेरे कमरे में चूहा है, जल्दी आ जाओ। मारिया खामोश लेटी रही। आहिस्ता से बोली, राशिद, मुझे नींद आई है, सोने दो। जैसे वो कहीं खो गई थी, बिल्कुल चुप चुप से, खामोश से। या शायद लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी के नाम पे उदास सी हो जाती हैं, अपने आने वाले कल के लिए परेशान हो जाती हैं। राशिद पास बैठा, मारिया का हाथ पकड़ा।
मारिया, क्या हुआ है तुमको? क्यों इतनी परेशान हो? क्या लड़का पसंद नहीं तुमको? मारिया चुप रही। राशिद, मुझे अकेला रहने दो। राशिद बोला, मारिया, तुम कभी इतनी खामोश नहीं रही ना। आज यूं देखा तो अच्छा नहीं लगा। 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, क्यों उदास हो इतनी? मारिया रोते हुए बोली, बाबा की याद आ रही है। राशिद ने हाथ मजबूती से थामा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह चाचू को जन्नत में जगा दे। मारिया आज बहुत रो रही थी। राशिद ने पहली बार मारिया को ऐसे रोता देखा था। मारिया तो बहुत मजबूत थी, आज फिर ऐसी क्यों? मारिया की बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई थी। राशिद कुछ कहना चाहता था। मारिया ने हाथ जोड़े। राशिद, अकेला छोड़ दो मुझे। निकाह का वक्त था। मारिया दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मारिया को देखकर राशिद का दिल धड़कने लगा। मारिया के पास आया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश थी। इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की मां कह रही थी, जहेज में कार का कहा था, वो आप लोगों ने देनी थी, लेकिन अब आप लोग मुकर गए अपनी बात से। राशिद के अब्बू आहिस्ता से बोले, बहन जी, इतना कुछ तो दे रहे हैं, 2 बाइक दी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़के की मां चिल्लाकर बोली, कार दोगे तो निकाह होगा। राशिद सब सुन रहा था। मारिया सामने खड़ी थी, सर झुकाए। मारिया की आंखें नम थीं। सब रिश्तेदार भी पास थे। राशिद के बाबा अब ये शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर बोले, ठीक है, मैं कार के 20 लाख दे देता हूं। लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब निकाह पढ़वाएं मौलवी साहब। मौलवी साहब ने पूछा, मारिया, आपको इरफान के साथ निकाह कबूल है? मारिया ने आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी बार जब पूछा, इधर राशिद के नंबर पे मैसेज आया जो दूसरी कजन ने किया था। राशिद, मारिया तुमसे बहुत प्यार करती है। लड़के वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो मारिया को बहुत दुख देंगे। मारिया की शरारतें, मुस्कुराहटें सब खत्म हो जाएंगी। राशिद, मारिया को बचा लो, वो तुम्हारी राह देख रही है। मारिया ने दूसरी बार भी कबूल कर लिया। जब तीसरी बार कबूल करने लगी तो राशिद ने मारिया को आवाज दी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। राशिद मुस्कुराकर बोला, ओए हिटलर, उदासी छोड़ और बोल, क्या राशिद की बीवी बनोगी? सब राशिद की जानिब देख रहे थे। अब्बू कुछ कहने लगे। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू आज नहीं, पहली बार आपका बेटा कोई अच्छा काम कर रहा है। बहुत मुश्किल से हिम्मत आई है। अब्बू आज ना रोकना। मारिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। राशिद पास गया। मारिया, मेरी जन्नत की हमसफर बन जाओ। मैं तुमको अल्लाह को गवाह बनाकर सबके सामने कबूल करता हूं। मारिया रोने लगी। राशिद ने सीने से लगा लिया। लड़के की मां बोली, मुझे तो पहले ही ये बद किरदार लगती थी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। लड़के की मां को धक्का दिया। जा जा, अपने बेटे को देख, उसका मुंह ऐसा है जैसे कुल्फी होती है, बंदर कहीं का। मारिया की शरारतें, वो लहजा फिर लौट आया था। मारिया राशिद की बीवी बन गई। बहुत खुश थी, बहुत खुश। राशिद ने अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला किया और मारिया की जिंदगी फना होने से बचा ली। राशिद ने शहजादा बनकर मारिया की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। राशिद ने बताया, किसी के लिए जीना ही असल जिंदगी है। मारिया का हाथ थामे वो दोनों जिंदगी को जन्नत बनाकर एक दूसरे की सांस में सांस ले रहे हैं।
राशिद बनकर अपनी मारिया को खुशियों से सजा दो। बहुत सी मारिया ऐसी हैं जो शादी से पहले बहुत शरारती थी, लेकिन शादी के बाद वो खामोश हो चुकी हैं। वो कहीं खो गई हैं, वो जिंदगी में उलझ गई हैं। अपनी मारिया को मोहब्बत से, उसको पहली सी शहजादी। आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे। हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी, कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की जेठानी उनके रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम करती। जब थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाती। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ, अपने कमरे में चला गया। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए? कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। घुमाने मतलब? कहाँ जाना है तुमने? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम से गई। आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना खराब करो यार मेरा, सारा दिन का थका हुआ हूं मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूं। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की मां नहीं थी, सौतेली मां के साथ जवान हुई। और सौतेली माएं क्या सुलूक करती हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था सौतेली मां के हाथों। यहां एक जुल्म ये भी तो किया गया था, नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी उन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसके जिम्मे था। वो अपना दर्द किसी पे अया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था बस। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या
झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीकर हर ताना बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, मैं औरत हूं ना, मेरी जरूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊं तो अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद लिया करूं। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करो ना, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए इसको, पागल औरत। वो कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दें मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूं। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की, मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूं तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली। कामरान, आप नहीं ना करते प्यार से बात, आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान, ये देखें, मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बेजार सा हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूं मैं। ना जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई। कामरान, प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली। यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। ना जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो ना सकी। फजर की आजान होने लगी। उसकी आंख लग गई। वो सोई हुई थी कि सास गालियां दे रही थी। मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था। शर्म है तुमको? टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तेरी आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती जब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। उन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही होती। 4 महीने उसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थीं।
औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। उन दिनों कहीं उससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके रवैये समझ रही थी कि कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ ना थी। वो लबों को सिए बैठी थी। उसको एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर ना कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला, मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे करीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत करीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पे सर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपा कर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयां, दर्द बेपनाह, लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई हुई थी। शायद आज वो दर्द बर्दाश्त ना कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाजें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो जमीन पे गिर गई, तड़पने लगी। ना जाने कितनी आवाजें दी थी उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो आज उसे, कोई ना जाए उसके कमरे में। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला ऊंधे मुंह जमीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? उन लोगों ने उसे दफना दिया। जनाजा हुआ।
कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करते कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयां थीं उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। यहां वो अपने दर्द लिखा करती। उसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हुई। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है कुछ कहूं तो। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया है। कामरान की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूं आपसे। बस नसीब से हार गई। शायद मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तो मुझे ला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या जरूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना, तो मेरी कब्र पे जरूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब लिखा भी नहीं जा रहा कामरान। दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था? वो बेचारी ना जाने कितना रोई थी। उसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा। लेकिन अब माफी मांगता या कुछ भी करता, वो कहां लौट कर आने वाली थी। ऐसे ही ना जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हमसफर की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहते हैं, शिकवा नहीं करते। अरे बेकदरो, अपनी हमसफर को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए। और आपको जब समझ आए तो बहुत देर हो चुकी हो। कयामत के दिन mahshar में पूछा जाएगा।
अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। वो मुझे काफ़ी अरसे बाद नज़र आया था। उसने मुझे देखा तो करीब आकर गर्मजोशी से मिला और करीबी होटल में ले गया। बैठते ही उसने एक चाय का ऑर्डर दिया तो मैंने चौंक कर पूछा, तुम नहीं पियोगे? कहने लगा, सर अरसा हुआ मैं अब चाय नहीं पीता। मुझे उसके जवाब पे ताज्जुब हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि वो शुरू से ही चाय का शौकीन है। तुमने क्यों छोड़ दी? मैंने हैरानी से पूछा। मुझे लगा चाय की ज्यादती की वजह से कोई तिबी मसला हो गया होगा, जिसकी वजह से चाय छोड़नी पड़ी। कहने लगा, सर आधी चाय ने अधूरा कर दिया है। अजीब उलझा सा जवाब था। मैंने उलझन आमेज अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो हंस पड़ा। हंसते ही उसकी आंखों में नमी उतर आई और उसकी आंखों में तैरती नमी किसी कहानी का पता दे रही थी। मुझे पूरी बात तफसील से बताओ, मैंने संजीदगी से कहा। कहने लगा, सर आपको तो जरूर बताऊंगा। बताओ फिर। मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। सर कुछ अरसा पहले एक मेहरबान हमारे घर में मेहमान बनकर आई थी। मेरी तरह वो भी चाय की शौकीन थी। मैंने जैसे ही चाय के कप को हाथ लगाया, हस्बे मामूल वो आधम की। हाफ हाफ, उसने कमरे से निकलते ही नारा बुलंद किया। ये उसका रोज का मामूल था। मैं जब भी सुबह चाय पीने लगता, वो किसी कोने से निकलकर आ धमकते। हाफ हाफ, वो अपना मखसूस जुमला दोहराते और मैं बादिले नाख्वास्ता कप मेज पर रखकर उसकी तरफ देखता कि खाली कप लाओ। तो मेरी नजरों का मतलब समझकर आंखें मटकाकर कहती, ऐसे नहीं वैसे। और मैं आधा कप पीकर आधा उसके लिए छोड़ देता। तब तक वो इंतजार करती और मैं जैसे ही आधा कप मेज पर रखता, वो बिल्ली की तरह झपट कर उसे उठाती और होंठों से लगा लेती। पहले पहल तो मुझे ये सब अजीब सा लगता था, बल्कि कोफ्त होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी होता गया। अब मैं खुद ही आधा कप छोड़ देता था। वो बला की शोख और चंचल थी, इसलिए मेरे घर वाले भी उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाते थे। कह देते कि इसकी आदत ही ऐसी है। वो हमारे करीबी रिश्तेदारों में से थी। उसे पढ़ने का शौक था और गांव से कॉलेज दूर होने की वजह से उसे भरोसा होने के नाते हमारे घर भेज दिया गया। हालांकि इसी शहर में उसके 2 ताया भी रहते थे, लेकिन भरोसा हम पर किया गया था। पहले 2-4 दिन तो वो अपने आप में सिमटी सिमटी सी रही। मुझे लगा लड़की संजीदा तबीयत की है, अच्छा वक्त गुजरेगा, क्योंकि मैं खुद भी संजीदा तबीयत का था। मगर मेरा ख्वाब उस वक्त चिकनाचूर हो गया जब छठे दिन उसने मेरे हाथ से अचानक चाय का कप उचक लिया और मुंह बनाकर बोली, बस भी करो, कितनी चाय पियोगे? कब से देख रही हूं कि मुझे भी पूछोगे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखे जा रहा था और मेरी अम्मी मुझे देखकर हंस रही थी। फिर उसके बाद वो खुलती गई और 1 माह के कलील अरसे में ऐसे लगने लगा जैसे ये उसी का घर है और हम अजनबी हैं, या शायद सिर्फ मैं अजनबी था बस। क्योंकि अम्मी अब्बू तो उसकी आमद से बहुत ही खुश थे और उसकी तरफदारी भी करते थे। बस मेरी जरा उससे कम बनती थी। हम 2 बहन भाई थे। बहन मुझसे बड़ी थी तो उसकी तालीम मुकम्मल होते ही 2 साल पहले उसकी शादी कर दी गई। अम्मी की तो कोशिश थी कि दोनों की एक साथ ही शादी की जाए, ताकि घर में कोई तो हो जो अम्मी का हाथ बटा सके। मगर मैं अभी पढ़ रहा था, इसलिए साफ इनकार कर दिया
कि जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती शादी का सोचना भी मत। और जब से जोया आई थी अम्मी को आराम मिल गया था। अम्मी बस थोड़ा बहुत कुछ कर लेती थी, वो भी जोया की गैर मौजूदगी में, वरना वो अम्मी को कुछ करने ही ना देती थी। जिस दिन कॉलेज से छुट्टी होती वो किसी बदरूह की मानद पूरे घर में चकराती फिरती और घर की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक सब खुशी खुशी करती थी। अम्मी भी उसका हाथ बटा देती थी, लेकिन जोया की कोशिश होती कि सारे काम वही कर ले, और फिर ऐसे में उसको ही तरजीह मिलनी थी, क्योंकि मैं कौन सा अम्मी को कपड़े धोकर या खाना बना कर देता था। उसकी हर शोखी पर उसे अम्मी अब्बू की हिमायत हासिल थी। यूं तो वो मेरे भी काम करती थी, कमरे की सफाई और मेरे कपड़े धोने से लेकर इस्त्री करने तक सब वही करती थी। लेकिन मैं समझता था कि उसके एहसान का बदला मैं उसे कॉलेज लाने ले जाने में पूरा कर देता हूं, इसलिए कभी उसका मशकूर नहीं हुआ। हालांकि उसने कई बार मुझसे कहा भी कि कभी शुक्रिया भी कह दिया करो। जवाब में मैं उसे कह देता कि मैंने तुम्हें कभी कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करो? रोज तुम्हें नौकर की तरह पिक एंड ड्रॉप करता हूं। खैर, तुम तो लगते भी नौकर ही हो। उसने जुबान निकाल कर मुझे चिढ़ाया। मेरा दिल किया उसे छत पर ले जाकर धक्का दे दूं, मगर मैं सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। इसलिए खुद पे जब्त किया। उसका और मेरा कॉलेज पास पास ही था, इसलिए उसको ले जाने और लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। हालांकि इस जुल्म पर मैंने बहुत एहतजाज किया था, मगर नकार खाने में तोती की कौन सुनता है। उल्टा मुझे ही खरी खरी सुना दे गई कि तुमने कौन सा स्पेशल उसके लिए जाना है, या जोया के बैठ जाने से तुम्हारी बाइक का खर्च बढ़ जाएगा। मेरे पास कोई माकूल बहाना नहीं था, होता भी तो कौन सा घर वालों ने मान लेना था, इसलिए ना चाहते हुए भी ड्यूटी देना पड़ रही थी। अगरचे चाय मुझे बहुत पसंद थी, मगर वो तो चाय की दीवानी थी। अक्सर कहती थी कि चाय मेरा दूसरा इश्क है। और पहला? मैं पूछता तो वो खामोश हो जाते। पहला इश्क किताबें होंगी, मैं खुद ही अंदाजा लगाता, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। कॉलेज की किताबों के अलावा भी वो नॉवल, स्टोरी, अखबार जो भी मिलता उसे चाट जाती थी। खास तौर पे लव स्टोरीज बहुत पसंद थी उसे, और मुझे उनसे उलझन होती थी। हर रोज उसने मामूल बना लिया था कि मेरी आधी चाय जरूर पीनी है, और मुझे भी जैसे आदत सी हो गई थी। अब वो जानती थी कि आधे कप से मेरा गुजारा नहीं होगा, इसलिए फौरन ही मेरे लिए चाय का दूसरा कप ले आती थी। एक बार मैंने उससे पूछा था कि ऐसा क्यों करती हो? जवाब देने की बजाय उसने अजीब सी नजरों से चंद पल मुझे घूरा और फलसफियाना अंदाज में बोली, कुछ काम सिर्फ दिल की खुशी के लिए भी किए जाते हैं, चाहे उनकी वजह हो या ना हो। दिल भी बेवजह खुश नहीं होता। मैंने धीरे से कहा, तो उसने मुझे घूर कर देखा और जेरे लब उल्लू कहकर वहां से चली गई। मैं मुंह फाड़े उसे जाता देखता रहा। लफ्ज उल्लू मैंने सुन लिया था, और एक बार फिर दिल किया कि उसे छत पर ले जाकर धक्का दे दूं, मगर जब्त करना पड़ा, क्योंकि यह नामुमकिन था। 2-3 माह बाद वो 1-2 दिन के लिए अपने घर चली जाती थी। इस बार वापस आई तो अम्मी कहने लगी, जोया के बिना ऐसा लगता है जैसे हम घर में नहीं किसी जंगल में रह रहे हो। जंगल तो इसकी मौजूदगी से लगता है अम्मी। मैंने फौरन जवाब दिया, ऐसे लगता है जैसे इस जंगल में ये शेरनी है और हम सहमे सहमे से खरगोश। मेरी बात पर जोया ने हस्बे आदत मुझे घूरा। आंटी देख लें इसको, वो अम्मी से लाड भरे अंदाज में बोली, जैसे एक बेटी अपनी मां से शिकायत लगाए और उसे यकीन हो कि
उसकी ही हिमायत की जाएगी। आंटी तो कई साल से देख रही हैं मुझे, अब तुम देख लो। अम्मी के कुछ बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा था। जैसे तुम सड़ियल हो ना, इसे देखना नहीं झेलना कहते हैं। आंटी देख नहीं रही, झेल रही हैं तुमको। सड़ियल। जोया ने जवाबन तंज किया और खिलकर हंस पड़ी। अम्मी ने भी हंसने में उसका साथ दिया था। इस बार घूरने की बारी मेरी थी। उधार रहा। मैंने बेबसी से तिल मिलाते हुए कहा, देख लूंगी तुमको। जोया ने मुंह पर हाथ फेरा। उबैद, बुरी बात, मेहमान है ये हमारी। अम्मी ने जोया के सर पे शफकत से हाथ फेरते हुए मुझे डांटा, लेकिन उनके लहजे में गुस्से की बजाय मोहब्बत थी। जोया की हंसी अचानक गायब हो गई थी। शायद उसे लफ्ज मेहमान पसंद नहीं आया था। उसकी हंसती आंखों में मैंने वाज़े तौर पर नमी सी महसूस की थी। मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, उसने अचानक कहा और उठकर अंदर चली गई। अजीब लड़की है, मैंने दिल में सोचा। वो मेहमान ही तो है यहाँ। जोया को हमारे पास 2 साल हो गए थे और वो 2 साल के लिए ही आई थी। एफए उसने पास वाले गांव के स्कूल से किया था। यहाँ वो बीए करने आई थी क्योंकि उसे बस इतनी ही इजाजत मिली थी, वरना उसका इरादा और शौक तो बहुत ज्यादा पढ़ने का था। उसे बस कुछ दिन तक हमेशा के लिए वापस चले जाना था। कुछ दिन पहले कॉलेज जाते हुए बताने लगी, उबैद, मैं हमेशा के लिए वापस अपने घर जा रही हूं। हालांकि ये बात मैं भी जानता था। कहने लगी, कहा सुना माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा है और शायद बहुत कुछ कहना था, मगर नहीं कहा। साथ ही वो हंस पड़ी। मैं जान गया था कि उसकी हंसी सरासर बेजान और खोखली है। उसमें वो दिलकशी थी ही नहीं जो उसकी हंसी का खासा थे। तुम जबरदस्ती हंस रही हो, मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। कॉलेज आने तक वो दोबारा एक लफ्ज नहीं बोली थी। कॉलेज के गेट पर उतरते ही उसने मामूल के मुताबिक मुझे अल्लाह हाफिज कहा और चल पड़ी, मगर ये मामूल के मुताबिक नहीं था। उसके अंदाज में आज जल्दी थी, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो, और मुझे उसका लहजा भीगा सा लगा था। मैंने उसे आवाज दी और बाइक खड़ी करके उसके पीछे भागा। वो रुक गई, मगर पलटी नहीं। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। सुनो, मैंने उसे कहा। बोलो, उसने नजरें उठाए बगैर धीरे से कहा था। मेरी तरफ देखो, मैंने प्यार से कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर सख्ती की तो दुनिया की कोई ताकत उसे नजरें उठाने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से नजरें उठाकर मेरी आंखों में झांका। मुझे झटका लगा। मेरा शक सही था। तुम रो क्यों रही हो? उसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर मुझे दुख हुआ था। बस ऐसे ही, उसने कहा और तेजी से चलती हुई गेट के अंदर दाखिल हो गई। मैं वहीं खड़ा चुपचाप उसे जाता देखता रहा। 1 हफ्ते बाद उसका अब्बू उसे लेने आ गया। उसके वालिद ने मेरे अम्मी अब्बू का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मुझे सबने कहा था कि जोया को यहां ना भेजो, वरना ये लड़की तुम्हारा मुंह काला करवा देगी। मेरे भाइयों ने भी मना किया, मगर मुझे जोया पे यकीन था कि वो मेरा मान नहीं तोड़ेगी और कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुक जाता। मगर बेटी से ज्यादा मुझे आप लोगों पे भरोसा था, जो आपने टूटने नहीं दिया, और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूं। हमारा कोई एहसान नहीं आप पर, बल्कि एहसान तो आपका है कि जोया को हमारे घर भेजा। और यकीन करो 2 साल किसी ख्वाब की तरह लगते हैं।
अब्बू ने जोया के वालिद से कहा, हमारी तो दुआ है कि जोया जैसी बेटी हर किसी के नसीब में हो। अब्बू ने दिल से जोया की तारीफ की। कुछ ऐसे ही ख्यालात अम्मी के भी थे, मगर वो बहुत अफसुर्दा भी थी। जोया चाय बना के ले आई और सब चाय पीने लग गए। चाय पीते हुए मेरी नजर जोया पर पड़ी तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और चाय का कप सामने भरा पड़ा था। अचानक मुझे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज मौसूल हुआ। मैंने चाय का कप रखकर जेब से मोबाइल निकाला और मैसेज देखा, हाफ आखिरी बार प्लीज। वो सबके सामने बोलकर नहीं कह सकती थी, इसलिए मैसेज किया था। मेरा कप आधा ही रह गया था। मैंने कप की तस्वीर ली और उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी और बैठ गया। मैंने दोबारा कप नहीं उठाया था। अम्मी के टोकने पर वो चौंकी और अपना कप उठाकर चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से कप खाली किया और फिर सबके कप उठाकर चली गई। मेरा आधा कप भी वो ले गई थी और मैं जानता था कि चाय ठंडी हो गई है, मगर वो जरूर पिएगी। अगले दिन वो चली गई। अम्मी बहुत रोई थी और वो अम्मी से भी ज्यादा। उसके जाने के कई दिन तक घर खाली खाली सा लगता रहा। हालांकि उसके आने से पहले भी इस घर में हम 3 ही रहते थे, मगर उसके जाने के बाद लगता था जैसे घर में कोई रहता ही नहीं है। अम्मी अब्बू का तो दिल ही नहीं लग रहा था। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं जब भी चाय का कप हाथ में पकड़ता, मेरी नजरें बेसाख्ता इधर उधर भटकने लगती थी। मुझे लगता था जैसे अभी वो कहीं से निकल कर आएगी और कहेगी हाफ, मगर वो नहीं आई। हाफ कहने वाली मुझे हाफ कर गई थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं उसके बिना अधूरा सा रह गया हूं। वो पास थी तो मैं उससे दूरी बनाए रखता था, और जब वो दूर हो गई तो उसकी कुर्बत की ख्वाहिश बेचैन करने लगी थी। अंदाजा नहीं था कि दूरियां करीब ले आती हैं, फासले कुर्बत बढ़ा देते हैं। उसे गए 2 माह हो गए थे। उन 2 माह में उससे चंद बार ही बात हुई थी। 3 माह बाद एक शाम वो अचानक हमारे घर आ गई। उसके साथ उसकी कजिन थी। वो खरीदारी के सिलसिले में अपने भाई के साथ ताया के घर आई थी, तो हमसे मिलने हमारे घर भी आ गई। मैं शाम की चाय पीने लगा था। चाय का कप मेरे सामने पड़ा था। यूं ही उसका ख्याल आ गया। हाफ नजरें बेसाख्ता उसकी तलाश में भटकी, मगर नामुराद वापस आ गई। याद आया वो तो जा चुकी है। सर झटक कर कप हाथ में उठाया ही था कि बाहर का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर कप मेरे हाथ में लरस गया और चाय छलक पड़ी। शायद ये ख्याल सच होने और उसके आने की खुशी थी, या फिर चाय को भी उसके आने की खुशी हुई थी, इसलिए छलक पड़ी थी। मुझे लगा अभी वो अपने मखसूस अंदाज में कहेगी हाफ। मैंने चाय का कप वापस रख दिया और उठकर खड़ा हो गया, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। करीब आकर उसने संजीदा से लहजे में सलाम किया और अम्मी से लिपट गई। उसकी कजिन ने भी मुझे सलाम किया और अम्मी से मिलकर दोनों पास रखी कुर्सियों पर बैठ गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर चाय की तरफ। हाफ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब चाय नहीं पीती। उसके जवाब से मुझे शौक सा लगा था। बात थी भी अजीब कि चाय जिसका दूसरा इश्क था, वो कह रही थी मैं चाय नहीं पीती।
उसकी कजिन साथ थी, इसलिए मैंने मजीद कोई बात नहीं की और खामोश हो गया। मगर मैंने फिर चाय को हाथ नहीं लगाया था। आधी आधी तकसीम होने की मुंतजिर चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी। वो कुछ देर बैठकर चली गई। उससे कुछ दिन बाद मैंने फोन पे उसे पूछा था कि चाय तो तुम्हारा दूसरा इश्क था, फिर वो तुमने कैसे छोड़ दी? और उसने भीगे से लहजे में जवाब दिया था, मेरे लिए पहला इश्क आम था, दूसरा नहीं। अगर वो मयस्सर नहीं तो दूसरे की क्या अहमियत। पहला इश्क। मैंने लरसते दिल के साथ जुमला अधूरा छोड़ दिया। तुम। उसकी आवाज भरा गई। फोन कब का बंद हो गया था, मगर मैं अभी भी कान से लगाए हुए खड़ा था। तुम। उसके अल्फाज अभी तक समात में गूंज रहे थे। मैं उसका पहला इश्क था और दूसरा चाय। मैं जानता था कि उसका पहला और दूसरा इश्क मैं ही था, और ये मुझे 2 माह पहले ही पता चला था। 2 माह पहले उसकी छोटी बहन से फोन पर बात हुई तो मुझे पता चला कि जोया ने जिंदगी में कभी चाय को हाथ नहीं लगाया था। उसे चाय पसंद ही नहीं थी। उसने सिर्फ 2 साल चाय पी थी, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि वो जब हमारे घर आई तो उसे पता चला कि मैं चाय का शौकीन हूं, तो चाय उसका इश्क बन गया। दूसरा इश्क। उसका पहला इश्क मैं था और मेरी वजह से उसने चाय से इश्क किया था, और इस हिसाब से उसका पहला और दूसरा इश्क मैं ही था। मैं उसकी मजबूरी भी जानता था। कई साल पहले उसका निकाह उसके कजिन के साथ कर दिया गया था। मैंने एक बार उससे पूछा था कि तुमको तो पता था कि तुम किसी और की हो, फिर क्यों मोहब्बत के जाल में उलझी तुम? कहने लगी, ना उस वक्त मेरे इख्तियार में कुछ था, ना अब है। निकाह मुझसे पूछकर किया गया था, मगर दिल ने मुझसे पूछा ही नहीं और मोहब्बत कर बैठा तुमसे। वो शादी से इनकार करना चाहती थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि वो अपने घर वालों और लोगों की नजरों में बुरी बने। लोग उसके बाप को कहें कि हम ना कहते थे कि ये लड़की तुम्हारा मुंह काला करवाएगी, और उसके बाप का सर हमेशा के लिए झुक जाए। मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था कि उसके बाप को अपनी बेटी पे जो मान और गुरूर है वो टूट जाए, भले इसमें हम दोनों ही क्यों ना टूट जाएं। और सर, हम टूट गए, मगर हमने उनका मान नहीं टूटने दिया। हमने अच्छा किया ना सर। उसने भीगी आंखों के साथ लरसते हुए होंठों पे जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए मुझसे पूछा। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं में था, मगर मैं खामोश रहा। बोलिए ना सर, हमने अच्छा किया ना? उसने दोबारा सवाल किया। हाँ, मगर तुम दोनों ने अपने साथ बुरा किया। मैंने उसकी नम आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा। अच्छा बनने के चक्कर में अपने साथ तो बुरा हो ही जाता है, उसने फलसफियाना अंदाज में कहा और हंस पड़ा। और मैं सोच रहा था कि नम आंखों के साथ हंसना कितना अजियतनाक होता होगा। ये वही जानता है जो इस अजियत से गुजरा हो। वक्त गुजरता रहा।
मैं तकरीबन भूल ही चुका था कि अचानक एक दिन उबैद का फोन आ गया। कैसे हैं सर? वो चहका। बड़े खुश लग रहे हो? मैंने पूछा। उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। सर, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, इसलिए खुश हूं। किससे? बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। जाहिर है सर, लड़की से ही होगी, उसने कहका लगाया। सॉरी, मेरा मतलब था, मैंने वजाहत करना चाही, मगर उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और जल्दी से बोला, सर मैं मुकम्मल होने जा रहा हूं। फोन के स्पीकर से उसके जज्बात से लरसती आवाज उभरी। जोया? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। जी जी सर, जोया से। उसकी आवाज में लर्जिश थी। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जोया का जिससे निकाह हुआ था, उसने खुद ही ये कहकर इनकार कर दिया कि जोया 2 साल हमारे घर रही, इसलिए उसे अब उस पे यकीन नहीं था। उसको जोया के यहां आने पे भी एतराज था, मगर उस वक्त उसकी सुनी नहीं गई। अब शायद उसने बदला लिया था। हम अच्छे होकर भी लोगों की नजरों में बुरे ही ठहरे। तो सर, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक होकर सच में बुरे बन जाएं। कम से कम ये हमारे लिए तो अच्छा होगा। और सर, हम दूसरों की बातों को भूलकर अपने लिए अच्छे बन गए। हमने अच्छा किया ना सर? उसने पूछा। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि हम कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं, दूसरों की नजरों में कहीं ना कहीं बुरे ही रहते हैं। इसलिए अपनी आंखों से ख्वाब नोचने की बजाय लोगों की बातों को खुद से नोच कर फेंक देना चाहिए। उबैद दोबारा मुझे मिला तो वो एक होटल पे बैठा चाय पी रहा था। मैं उसके पास गया, हमेशा की तरह गर्मजोशी से मिला। उसने 2 चाय का ऑर्डर दिया तो मैंने हैरानी से कहा, तुम्हारी चाय अभी बाकी है, पहले वो तो खत्म कर लो। कहने लगा, सर मैं जब भी घर से बाहर चाय पीता हूं तो हाफ कप पीता हूं, और घर में हम दोनों एक चाय हाफ हाफ पीते हैं। हाफ चाय पीने वाले के चेहरे पर मुकम्मल होने का रंग सबसे नुमाया था। तो दोस्तों, आज की थी ये एक खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूं कि तमाम सामीन को आज की ये खूबसूरत। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस चीज से कोई खास मतलब ना था। घर वालों ने एक लड़की देखी और पसंद की। मुझे तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो एक आम सी लड़की लगी, कोई खास चीज तो नजर ना आई। मैंने कहा, आप लोगों को पसंद है तो हाँ कर दें। मंगनी हो गई। मैंने ना तो कभी कॉल की, ना कभी उनके घर गया। मुझे इन सब चीजों की फिक्र ही ना थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश था। अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता। पूरा दिन नीचे काम पर गुजारता था। दिल किया तो घर भी चले जाते थे हम। शादी का दिन आ गया। मैंने घर कहा, बस निकाह करो और कोई रस्म वगैरह रहने दो। मुझे बस यही था, एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है बस। खाने पीने और जो वो जरूरत की चीजें मांगे ला दो बस। मतलब कि शादी ना भी होती तब भी अपना गुजारा हो रहा था। शादी हो भी जाए तो फर्क तो आना नहीं था। शादी हुई, लड़की को घर ले आए। बाकी वो जो रस्म वगैरह होती है ये तो सब घर वालों की होती है। रुखसती वगैरह के बाद मैं घर आ गया। खैर, मैंने कहीं पढ़ा था शादी के 2 नफल अदा करने होते हैं। मैंने वो भी अदा कर लिए और इसी बहाने इशा की नमाज भी पढ़ ली। वैसे कभी दिल में आया तो नमाज पढ़ ली, नहीं तो ना सही, और मैं सो गया। जो मेरी रूटीन थी। मुझे नींद आई और मैं सो गया। ना तो मुझे खुशी थी और ना ही गम। शादी के अगले दिन मैं उठा
और काम पर आ गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बातचीत हुई, बस इतनी जितना उसने पूछा जवाब दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने पूछा, क्या आप शादी से खुश नहीं? मैंने कहा, मुझे दुख भी नहीं, मैं लोगों में एडजस्ट होने में वक्त ले लेता हूं बस। न कभी मैंने उसकी तालीम पूछी न कुछ और। मैंने कौन सा जॉब करवानी थी। 1-2 बार घर छोड़ने गया उसको अम्मी के कहने पर। ना मैंने उसको पर्दे का कहा ना हिजाब का। उसको जो अच्छा लगे कर ले, मतलब कि अपना अमल दखल कुछ ना था। सोचने पर तो वो भी मजबूर थी। बंदा है, क्या चीज है। मैं सोया हुआ था, मेरे पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा, उठें, नमाज पढ़ लें। मैंने इर्द गिर्द देखा। खैर, मैंने उसको कुछ कहा नहीं। वैसे कोई मुलाजिम उठाता था जब उसकी खैर ना होती थी। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो अब उठ गया हूं तो नमाज भी पढ़ लूं। 2 रकात नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर अब वो मेरे पास ही बैठ गई, कुरान पढ़ने लगी। मैं मस्त होके सोया हुआ, आवाज तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर, मैं उठा, नहाया, नाश्ता बना दूं? आवाज आई। मैंने कहा, नहीं, मैं लेट करता हूं और मैं अपने काम पर। खैर, लेट था, मैं घर नहीं गया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली कि घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना है। वो पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाकर कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा, अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा, मैंने तो अम्मी को नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर मुझे उठा दिया और खुद जाए नमाज पर खड़ी, नमाज अदा की नीयत बांधी हुई थी। अब बंदा उसको क्या कहे। खैर, हमने भी शर्मो शर्मी वुजू करके नमाज अदा कर ही ली। उसके बाद उसने कहा, आप मेरी बात सुने? मैंने कहा, जी कहिए। मैं आपकी बीवी हूं। मैंने कहा, हाँ जी। बीवी के कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा, पता है। उसके बाद वो कुरान पढ़ने लगी। मैं खामोश अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वो शरारतें करने लगी और जैसे तैसे उसके हुकूक अदा किए या उसने अपने हुकूक ले लिए। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने लगी। खैर, अपने भी मजे होने लगे। हर चीज तैयार मिलने लगे, कपड़े, जूते वगैरह, हर चीज अपनी जगह पर मिलती, कहीं भी फेंक दो। नमाज पढ़ने लगा था अब, मतलब जिंदगी अब बेहतर हुई थी। उसके आने से काफी घुल मिल गए थे हम। उसने कुरान पढ़ा तो मेरा सर उसकी गोद में होता। आवाज प्यारी थी, अक्सर सो भी जाता। जब तक मैं खुद ना उठता वो जगाती नहीं, कुरान पढ़ती रहती। अब मैं काम पर अक्सर लेट भी होने लगा। उसकी गोद में सर रख के सोने का मजा ही अलग था। एक बात और, घर से काम पर जाते वक्त मैंने ऐसे ही उसको आवाज दी और उसका माथा चूम लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ। इतना खुश बंदा मैंने देखा ही नहीं। मैंने सोचा ये तो काम ही बड़ा सस्ता है। अब हर रोज माथा चूम कर जाता। वो कहीं भी मसरूफ हो घर के कामों में, उसने कोई ना कोई बहाना करके कमरे में आना ताकि मैं उसका माथा चूम सकूं। नरम लहजा, कमाल की गुफ्तगू, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून की नींद। जिंदगी मुकम्मल हो गई। जिंदगी में लोग कैसे खामोशी से दाखिल होते हैं और आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं। क्या जुर्रत हमारी जो इनकार कर सके उन्हें। कई बार तो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। खामोश मोहब्बत बहुत प्यारी होती है। मोहब्बत अल्फाजों की नहीं, एहसास की होती है। मोहब्बत का ताल्लुक इज्जत से है। औरत को एहसास दो,
तुम मेरी हो वो रूह तक दे देती है, उस पर भी आपका हक होता है। औरत मर्द के लिए सुकून है। मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उसे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे? मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है। मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। अफशा, शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कजन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो फिर, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, उसने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी काफी सारी दवाइयां खा ली, अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मैदा वॉश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। मां ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी उसकी शादी सारिम से करवा दी गई। अफशा ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशा गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। उसने वो डिबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इंप्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ ना कहता था। घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था एक बदूसा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा
तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल? देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा। तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। वो बोली, छोड़ दो मुझे सारिम। नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया। ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया। अफशा के सर में ऑयल लगाना शुरू किया। सर में ऑयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो। मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूं। अफशा हैरान थी। इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा बोली, वो मुझे इंप्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जहां पनाह खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी थी, उसका दिल चाहा तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारिम ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश करके सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया और बोला, अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूं। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारिम घर आया। हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा गार्डन में कुर्सी पे बैठी थी। हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सारिम घुटने के बल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशा को दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा चौंक कर बोली, तुमको कैसे याद है मेरा आज बर्थडे है? हमसफर हूं आपका अफशा। पेपर्स निकाले एक लिफाफे से। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारिम? ये हम दोनों की खुशी है अफशा। बताओ सारिम, ये क्या है? वो प्यार भरे लहजे में बोला, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सारिम, इतनी मोहब्बत। सारिम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगू? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूं, तुम जैसी हमसफर मिली मुझे। अफशा, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना।
अफशा ने ना चाहते हुए आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो ना हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सारिम को क्या समझती रही। सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था कि सारिम की बाहों में समा जाए। सारिम की बेपनाह मोहब्बत 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही। कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी। सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारिम को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम ना उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सो रहा था। अफशा ने मोहब्बत से सारिम को छुआ। देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ है आपको? सारिम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ। लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं, चलो सर दबा दो। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा जमीन पे गिर गई। सारिम ये क्या कर दिया तुमने? सारिम मुझे माफ कर दो। सारिम मैं पागल हो गई थी। सारिम ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी। लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशा को। दोस्तों, किसी के जज्बात से मत खेलो। किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफर को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाए, कब मौत आ घेरे।
मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो। अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैट्रिक पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिले के लिए जतन करने लगी, लेकिन वालिद साहब मेरी शादी करना चाहते थे, लिहाजा आगे पढ़ने की इजाज़त न दी। यूं ही साल गुजर गया, न शादी हुई और न दाखिला लिया। अब वालिद को भी एहसास हुआ कि शादी तो तब होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ लेगी तो आगे तालीम उसके ही काम आएगी। नए साल उन्होंने कहा कि बेटी आगे पढ़ना चाहती हो तो दाखिला ले लो, अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर तालीम को खैर बात कह देना। मैंने भी ये मंजूर कर लिया कि आगे जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। चंद दिनों में कॉलेज में कई लड़कियां सहेलियां बन गईं। वजह ये थी कि हर वक्त उनको हंसाती रहती थी, तभी वो मुझे पसंद करती थी। ताहम मैंने कभी किसी पर अपने दुख जाहिर न किया। किसी दिन जरा खामोश बैठ जाती तो उनको फिक्र हो जाती कि आज मुझे क्या हुआ है। फिर सब लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती कि क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या घर में कोई बात हुई है। तब मैं ना चाहते हुए भी हंस देती थी। दिन निहायत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस कॉलेज में जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह ना होती तो लड़कियां खड़े होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। जरा जो बस स्पीड से रुकती मैं गिर जाती थी। मुसाफिर मुझ पर हंसते और लड़कियां भी मजाक उड़ाती। ऐसा कई बार हुआ। इत्तेफाक से एक नौजवान ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस बस स्टॉप पर मैं खड़ी होती थी, ये नौजवान भी उसी वक्त उसी बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दिया करता था। वो यहां से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो लड़का मुझ पर तवज्जो मरकूज किए रखता है। वो एक खूबरू, खुश लिबास और खुशहाल शख्स था। किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगता था। मैं उसकी तरफ देखने से हत्तल इम्कान गुरेज करती, फिर भी उसकी निगाहें मुझको अपनी तरफ तकती महसूस होती। स्टाफ पर उसकी वजह से भी उलझन में मुब्तला रहने लगी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होती। तभी मैंने बुर्का लेना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो स्टाफ के सामने से गुजरता था। दिन यूं ही गुजरते रहे। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी, लेकिन रोजाना वो मेरे करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी उसकी बात का जवाब ना दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थीं। धूप बहुत तेज थी। तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। ये स्टेशनरी की दुकान थी, जहां से हम कापियां, रजिस्टर और किताबें वगैरह खरीदते थे। लड़कियां खुशगपियों में मसरूफ थीं कि दुकानदार की आवाज पर सब चौंक गए। वो कह रहा था कि आप में से जिसका नाम शाहीन है उसका फोन आया है, सुन लें। शाहीन तो मेरा नाम था। तभी मेरा रंग जर्द हो गया। मैं चुप रही। तभी मेरी साथ वाली लड़की बोली, फोन किसी लड़के का है या लड़की का? जी, कोई लड़की बोल रही है। मैं हैरान थी कि ये कौन सी दोस्त है। अभी मैं फोन पर उलझ रही थी कि वो साहब भी इसी दुकान पर आ गए। मैंने फोन पर बात करते हुए किताबें और ऐनक काउंटर पर रख दी थी। बड़ी देर बाद मुश्किल से उस नामालूम सहेली से पीछा छुड़ाया। फोन बंद किया ही था कि बस आ गई और सब लड़कियां दौड़कर उसमें सवार हो गईं। घबराहट में मैंने अपनी एक किताब और ऐनक काउंटर पर छोड़ दी। बस की तरफ तेज कदमों से चल दी।
दूसरे दिन दुकान वाले से अपनी किताब और ऐनक का पूछा। मालूम हुआ वही नौजवान मेरी चीजें उठाकर ले गया था। उसने दुकानदार से कहा कि मैं शाहीन का क्लास फेलो हूं, उसे दे दूंगा। अगले रोज मैं फिर दुकान में गई और कहा कि क्या उन साहब ने मेरी चीजें लौटाई हैं? उसने कहा, हाँ ये लीजिए। आपको नहीं दे पाए, तभी वापस यहाँ रख गए हैं। मैंने अपनी चीजें उठा ली। घर लाकर किताब खोली तो उसमें एक शेर दर्ज था। अगले दिन फिर मैं दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि ये कागज मेरी किताब में जिसने रखा था उसी को दे देना और कह देना कि मुझे इस किस्म के अशार से कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकानदार ने कहा, उसका नाम साहिर है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे दे दूंगा और तंबीह भी कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये कहकर उसने पर्चा रख लिया। मेरे साथ अकीला थी। वो बोली, शाहीन प्लीज उसको मत ठुकराओ, कितना अच्छा लगता है वो, खूबसूरत आंखों वाला, मैं तो उस पर मरती हूं। मैंने जवाब दिया, तुम मरती हो तो मर जाओ, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मुझे इस किस्म के गानों वाले शेरों से चिढ़ है। उसके बाद वो रोजाना मुझे उस दुकान पर फोन करने लगा। अकीला मेरी बजाय खुद दुकान पर जाकर उसका फोन सुनती। मैं उसे मना करती लेकिन वो ना मानती। एक दिन मैंने फोन उससे ले लिया और कहा कि खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। इस पर वो बोला, मेरी एक बात सुन लो, मुझे अपनी माँ की कसम, मैं तुमको कभी धोखा ना दूंगा। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हारे सामने बस के नीचे सर दे दूंगा। इस बात से मैं घबरा गई। तमाम रात मेरी सोचों में गुजर गई। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। क्या कॉलेज जाना छोड़ दूं? वो रोजाना फोन करता और अकेला उसका फोन सुनकर उसके पैगामात मुझे देते। फिर उसने मेरा पर्सनल नंबर भी उसे दे दिया। तब मैं अपनी दोस्त से नाराज हो गई और उससे बातचीत बंद कर दी। जब मैंने उसके फोन ना सुने तो वो मेरे कॉलेज के रास्ते में आने लगा। मैंने तंग आकर एक रोज रोड पर ही उसे बुरा भला कहा और सख्ती से बात की। एक तरफ वालिद साहब का डर और खानदान की इज्जत का सवाल था, तो दूसरी जानिब ये जुनूनी इंसान था। एक दिन फोन उठाया तो साहिर ने खुदा का वास्ता देकर कहा कि फोन बंद ना करना। पहले मैं सख्ती से जवाब देती थी। उस रोज मिन्नत भरे लहजे में बोली, देखो साहिर, तुम जो भी हो मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग ना करो, मेरी बहुत मजबूरियां हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए इजाजत मिली है। वालिद साहब को इल्म हो गया तो वो दूसरी कोई बात ना करेंगे, बस मुझे कॉलेज से हटा देंगे और मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं एक बुर्का नशीन लड़की हूं, इससे मेरे घर वालों के माहौल और मिजाज का अंदाजा कर लो। तुम किसी और लड़की से दोस्ती कर लो, मगर मुझे तंग मत करो। तुम्हें अपनी अम्मी का वास्ता, बात को यहीं खत्म कर दो। उसने कहा, मैं तुमको हासिल करना चाहता हूं। मुझे ही क्यों, और भी तो इतनी लड़कियां मेरे साथ होती हैं। तुम बुर्का लेती हो, बाहया हो, इसलिए तभी मुझे बदनाम करने का सामान कर रहे हो। मैं तुमको हासिल होने वाली नहीं हूं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इंसान कोशिश तो करता है। मैंने फोन बंद कर दिया। ये मेरी उसके साथ पहली तफसीली बातचीत थी। अगले रोज कॉलेज के लिए निकली तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पछता रही थी कि ख्वामखाई उस शख्स से बात की। सोचा कि आज अपने स्टॉप के बजाय मैं अगले स्टॉप की तरफ चलने लगी। थोड़ी ही दूर चली थी कि हिम्मत जवाब देने लगी। वहीं अकीला आती दिखाई दी। हालांकि हमारी बातचीत बंद थी, लेकिन उसे देखकर फिर भी हौसला हुआ। सोचा वापस उसी के साथ अपने वाले बस स्टॉप पर पलट जाती हूँ। अगला स्टॉप तो काफी दूर है। इससे पहले कि मैं बात करती वो खुद मेरी तरफ आ गई।
कहने लगी, आज इधर किधर जा रही हो? मैं चुप थी, कोई बात बन ना पा रही थी। कॉलेज की बस के पीछे दौड़ी, मगर वो निकल गई। मैंने बेतुका सा जवाब बता दिया। उसने बाल की खाल नहीं उतारी और मेरे साथ चल पड़ी। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गई। किताबें कहीं तो जूते कहीं। मोटरसाइकिल वाला तो टक्कर मार कर भाग गया। मैं उसे उठाने को झुकी। इर्द गिर्द ट्रैफिक चल रहा था। सुबह का वक्त था। लोग दफ्तरों और तालिब इल्म कॉलेज स्कूल को जा रहे थे। उसको ज्यादा चोट लगी थी और वो भी सर में। उसे होश ना रहा था। मैं उसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से इधर उधर देखने लगी। लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। साहिर भी उन लोगों में दिखाई दिया। उसने दूर से ही मोटरसाइकिल की टक्कर से अकीला को गिरते देख लिया था। हुजूम में उसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। मेरी घबराहट में कमी हो गई। उसने आगे बढ़कर अकीला को बाजुओं में उठा लिया और किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने मेरी दोस्त को गाड़ी की सीट पर लिटा दिया। तुम आगे बैठ जाओ। शाहीन, देर मत करो। साहिर ने किसी अपने की तरह मुझे मुखातिब किया और मैंने एक मामूल की तरह उसके हुक्म की तामील की। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। तमाम रास्ता उसने कोई कलाम ना किया। गाड़ी चलाता रहा और हम करीब तरीन अस्पताल पहुंच गए। अकीला को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने अकीला के घर वालों को फोन करके एक्सीडेंट की इतला दी। जब तक उसके घर वाले आए, साहिर मौजूद रहा। सब भाग दौड़ खर्चा उसने किया था। किसी अपने की तरह मामले को संभाला। उस रोज ही उसने मुझे बताया कि उसने अकीला को बहन बनाया हुआ है। तभी उसके साथ फोन पर बात करता था और राब्ते में रहने की वजह मैं ही थी। मैं समझी थी कि पहली बार साहिर ने मेरा चेहरा अस्पताल में देखा है, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे उसने बताया कि वो दूर से हमारा रिश्तेदार है और एक शादी में उसने मुझे देखा था, तभी से पसंद कर लिया था। उसके बाद से ही वो उस बस स्टॉप की तरफ से गुजरने लगा था। ये वो रिश्तेदार थे जिनके घर हमारे बुजुर्ग तो आते जाते थे, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए थे और ना कभी उनका घर में तस्करा होता। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि साहिर के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो उसको एक ऐसे आवारा मिजाज नौजवान के रूप में देख रही थी जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छेड़खानी के चक्रों में रहते हैं। जब अकीला के वालिदैन आ गए तो उसने जाने की इजाज़त ली। मुझे भी जाना था, कब तक अस्पताल में ठहरती। लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने साहिर से कलाम नहीं किया और ना ये कहा कि मैंने भी जाना है। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 15 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अकीला को देखने अम्मी के साथ शाम को आऊँगी। अभी मेरे घर वालों को इल्म नहीं है कि मैं कॉलेज के बजाय अस्पताल में हूँ। आंटी बोली, बेटी तुम अकेली घर चली जाओगी या तुम्हारे अंकल तुमको छोड़ने जाएं? अंकल का इस वक्त यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। मैं चली जाऊँगी, रिक्शा ले लूँगी, आप फिक्र ना करें, मैं घर पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी। वो भी बहुत परेशान थी। अभी अकीला को होश नहीं आया था। सड़क पर उसका सर ज़ोर से हिट हुआ था, सो वो अभी तक बेहोश थी। उन्होंने मुझे अकेले जाने की इजाज़त दे दी। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर साहिर को मुंतज़िर पाया। उसने कहा, बुरा ना मानो तो तुम्हें तुम्हारे घर या कॉलेज जहाँ कहो ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने ज़रा देर सोचा। कॉलेज का वक्त तो निकल गया था। अल्लाह पर भरोसा करके उस पर भी भरोसा कर लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप कर दें, मैंने कहा। शुक्रिया मेरी इज्जत अफसाई का, वो बोला और गाड़ी चला दी। पहली बार किसी अजनबी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। उसकी तो मुराद बराई थी, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। कुछ गर्मी और कुछ खौफ से पसीने में नहा गई थी। नकाब मुंह पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने
थूक निगलते हुए सवाल किया, आप किधर से जा रहे हैं? हम पेशावर से जा रहे हैं, उसने जवाब दिया और हंस पड़ा। फिर बोला, खातिर जमा रखो, क्यों डर रही हो? मैं तुमको भगा कर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। रास्ते में 2-4 मुख्तसर बातें हुई। उसने मुझे अपनी रिश्तेदारी के बारे में समझाया कि उसके दादा और मेरे दादा आपस में कज़न होते थे और जब हम छोटे थे तो उनका एक दूसरे से मिलना और आना जाना होता था। शादी ब्याह खुशी गमी में शरीक होते थे। मगर तीसरी नस्ल के आते आते ये मेल जोल बाकी नहीं रहा। अकीला को ठीक होने में 1.5 माह लग गया। 2 माह बाद उसने दोबारा बाकायदगी से कॉलेज आना शुरू कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी का ये अरसा मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। कॉलेज में दिल ही ना लगता था। इस अरसे में 3 बार मैं अम्मी के साथ उसके घर अयादत को गई। उसका घर हमारे घर से अगले महल्ले में था। इस वाक़े के बाद से जब मैं अकेली कॉलेज जाती थी तो चंद बार साहिर बस स्टॉप पर आया और मुझसे गाड़ी से उतरकर बात की। कहा कि मैं तुमको कॉलेज छोड़ देता हूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं रोज़ तो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकती। इसके बावजूद वो रोज़ कॉलेज के वक्त पर गाड़ी बस स्टॉप के नज़दीक खड़ी रखता था, मगर मैं बस पर ही कॉलेज जाती रही। जब वो दिखाई देता तो हया से मेरी बुरी हालत हो जाती। जब अकीला ठीक होकर कॉलेज आने लगी तब उसके तवस्सुल से आहिस्ता आहिस्ता हिजाब के पर्दे सिरकने लगे। वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर उसकी गाड़ी में ले जाने लगी। मेरी तरफ से भी मज़ाहमत में कमी आ गई थी। वही हुआ जो इस उम्र में अक्सर होता है। मैं और अकीला कॉलेज के बाद साहिर के साथ तपती दोपहरों में पार्कों में, जब वहाँ कोई ना होता, जाकर बैठ जाते। अकीला साहिर से ज़्यादा और मैं कम बात करती। मेरे दिल में भी साहिर के लिए पसंदीदगी के जज्बात ने जन्म ले लिया था। वो कहता कि कभी तुम अकेले में मेरे साथ सैर को चलो, लेकिन मैंने उसकी ये बात कभी ना मानी। उसने वादा किया कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपने वालिदैन को मेरे वालिदैन के पास रिश्ते के लिए लेकर आएगा। इस तरह उसने मेरे दिल में उम्मीद की जोत जला दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने उसे गर्मियों की छुट्टियों की खबर सुनाई थी तो उसकी आंखें भीग गई थीं। फिर जब मैंने उसे आखिरी दिन बताया कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, ये गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो उसने कहा कि मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से चंद कदम आगे है। इस बार फाइनल इम्तिहान के बाद मैं कॉलेज छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा FSC मुकम्मल हो जाएगा। फिर ना जाने हम कब और कैसे मिलें। आज पहली बार मेरा दिल उसकी जुदाई के तसव्वुर से घट रहा था। और फिर हम 2 माह के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये 2 माह 2 साल बनकर गुजरे। जब छुट्टियां ख़त्म हो गईं तो मैं छुट्टी के वक्त उसे कॉलेज से बाहर वाली स्टेशनरी की दुकान पर मिली। उसने जज्बात से मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा कि मैं वालिदैन के पास गांव जा रहा हूँ, ये बताने कि मैंने शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो हमारी रिश्तेदार है। मैं जल्द उनको रिश्ते के लिए तुम्हारे वालिदैन के पास लाऊंगा। वो चला गया। मैं उसकी जुदाई में तड़प तड़प कर रोई, मगर क्या कर सकती थी। अकीला के जरिए उसके खत मिल जाते जिससे दिल को तसल्ली हो जाती। फिर अचानक उसके खत आने बंद हो गए। एक दिन अकीला ने बताया कि साहिर आ रहा है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। उसके बाद वो कई बार मिला। वही चाहत थी, लेकिन हम बहुत थोड़े वक्त के लिए मिलते थे। अकीला साथ होती थी, यूं दिल की बातें दिल ही में रह जाती थीं। कभी कभी मुझे उसकी नीयत पर शक होता, फिर खुद को तसल्ली देती कि नहीं, उसने वादा किया है तो ज़रूर निभाएगा, अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए लेकर आएगा। कॉलेज के 4 साल पूरे होने को थे। अब मुझे घर बैठ जाना था। ये वक्त मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था। मुझे मालूम था कि मैं घर बैठ जाऊंगी तो मेरे रिश्ते आने लगेंगे और तब मैं वालिदैन को रोक ना सकूंगी। वो किसी ना किसी को पसंद कर लेंगे और मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि वालिदैन को अपनी पसंद से आगाह कर सकूं, साहिर के बारे में बता सकूं। आखिर वही हुआ। एक रोज़ अम्मी ने कहा कि
बेटी, तुम्हारे मामू तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब दिया, अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो बोली, क्यों, क्या वजह है? शादी तो हर लड़की को करना होती है। तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दो, मगर ख्याल रहे खानदान से हो। खानदान से बाहर किसी गैर से रिश्ता तुम्हारे वालिद को कबूल ना होगा। अम्मी, अगर कोई रिश्ता मेरी पसंद का हुआ तो वो किसी रिश्तेदार घराने से ही होगा। आप इस बात की फिक्र ना करें। मैंने इतना तो बता दिया, ये नहीं बताया कि वो लड़का कौन है। काश तभी बता देती तो अम्मी उन लोगों से खुद ही राब्ता कर लेती। कुछ दिन गुजरे तो मामू मानी आ गए। अम्मी ने फिर मुझे कहा कि ये तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। तुम्हारा मामूजाद शकील इंजीनियर है, ये बार बार आएंगे। मैं क्या जवाब दूं? अम्मी, कह दिया ना कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अम्मी ने मुझे डांट दिया। कब तक मैं तुम्हारे मामू को इंतजार करवाऊं? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इधर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, उधर खानदान से कई और रिश्ते आ रहे हैं। मुझे अब कहीं तो हाँ करनी होगी। मैं सारा दिन रोती रही, समझ में ना आता कि क्या करूं। अकीला के घर जाकर साहिर को फोन किया। शायद उनके वालिद उठाते थे। भारी सी मर्दाना आवाज सुनकर मैं रिसीवर रख देती। उनसे क्या कहती? घर आकर खूब रोती। बार बार ख्याल आता कि खुदा जाने साहिर ने क्यों राब्ता ख़त्म कर दिया है। खुदा करे वो खैरियत से हो। वो अगर चाहता तो अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आ सकता था। फिर उसने अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया? बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब हर दिन इसी आस में गुजरने लगा कि शायद आज वो आ जाए, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब जो रिश्ते आते मैं शिद्दत से इनकार कर देती, यहां तक कि मेरे सर में सफेद बाल आने लगे। चेहरा मुरझा गया। साहिर को ना आना था, न आया। यहां तक कि मेरे वालिदैन मेरी जिद से मजबूर होकर खामोश हो गए। वालिद ने मुझे बीएड करने की इजाज़त दे दी। मैंने बीएड की तालीम मुकम्मल कर लिया और एक स्कूल में टीचर लग गई। जिंदगी ऐसे ही बेकैफ गुजर रही थी। दिल में साहिर से नाराज जरूर थी, मगर उसके लिए रोज नफल पढ़कर दुआ करती थी कि खुदा करे वो सरफराज हो और उसे हर जगह आला मकाम अता रहे। बस यही दुआ थी जो मेरे लबों से उसके लिए निकलती थी। अकीला की शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी और वो खुशो खुरम थी। शादी के बाद हम काफ़ी मुद्दत ना मिल सके। मैंने अपनी वीरान जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन साहिर की याद को दिल से दूर ना कर सकी। ख्यालों में उससे शिकवा करती कि क्या मेरी वफाओं का यही सिला है? मैंने तो माँ बाप की नाफरमानी की तुम्हारी खातिर, रिश्ते रद्द करके तुम्हारा इंतजार किया और तुमने पलट कर खबर भी ना ली। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत तो पाकीज़ा थी, फिर क्यों मुझे ऐसी कड़ी और लंबी सजा मिली? मैं तो अब भी खुद को साहिर की अमानत समझती थी कि शायद वो किसी दिन आ जाए और मेरे वालिदैन से रिश्ता मांग ले। एक रोज मैं स्कूल से लौटी तो अकीला मेरे घर आई हुई थी। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मुद्दत के बाद वो मिलने आई थी, लेकिन अकेली नहीं, 3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मनमोहने से बच्चों के साथ। मैंने लपक कर उनको गले लगाया, प्यार किया और कहा, अकीला तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं, फिर ये परीज़ादे कहाँ से ले आई? तुम्हारे बच्चे तो बड़े खूबसूरत हैं। वो बोली, ये अपने बाप पर गए हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा भाई, बड़ी लकी हो। ऐसा कहते हुए मुझे साहिर याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे मेरी किस महरूमी ने अफसरदा कर दिया है। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद कहने लगी, शाहीन, कभी साहिर ने तुमसे राब्ता किया?
उसका कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। क्या तुमसे राब्ता किया उसने कभी? नहीं, लेकिन ये कहकर उसने चुप साध ली। लेकिन क्या? कोई बात है तो बता दो मुझे, छुपाना मत। तुमको अपने बच्चों की कसम, मैं बहुत तकलीफ में हूं। जानती हो कि इंतजार की अजियत कितनी ज्यादा होती है? जानती हूं, लेकिन जो बात है वो तुम सुन ना सकोगी। मैं हर बात सुनने का हौसला रखती हूं, चाहे कितनी ही तकलीफ दे बात क्यों ना हो, मगर इस अजियत से कम होगी जो इंतजार की अजियत मैं सह रही हूं। तभी उसने बताया, शाहीन, मेरे शौहर जिस बैच में थे, साहिर भी उस बैच में थे। एक सिलेक्शन हुआ, फिर जब कारगिल की जंग हुई तो महाज पर दोनों साथ थे। अल्लाह ताला ने शकील की जिंदगी सलामत रखी, मगर साहिर ने शहादत पाई। मैं तुमको ये खबर नहीं दे सकी क्योंकि मुझ में हौसला न था। साहिर ने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन से बात भी कर ली थी, वो भी राजी थे, मगर जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत ना दी कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आते। अब साहिर शहादत के रुतबे पर आला मकाम पा चुका है और अल्लाह ताला ने ऐसी उसे सरफराजी अता की है जिससे बड़ी सरफराजी और कोई नहीं है। वतन की सरहदों पर हिफाजत करते हुए उसने जामे शहादत नोश किया है। ये खबर जब मैंने सुनी तो सकते में आ गई। होश न था कि रोऊं या खुशी के इस एहसास में डूब जाऊं कि साहिर बेवफा ना था, बल्कि उसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपनी कहानियाँ मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।